गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के तृतीय पाठ का पठन करने वाले हैं। हिमालय जो एक पिता की भांति हमारी रक्षा करता है और बेटियां जिस प्रकार एक परिवार में बेटियां परिवार की जान होती है, उसी प्रकार हिमालय की चराई क्षेत्रों में बहती नदियां हिमालय की सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। यहाँ बेटियां हिमालय की गोद में बहती नदियों को कहा गया है। तो आइए आज हम आपके तृतीय पाठ का पठन शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। यह लेखक अपनी अनुभूति व्यक्त करते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें अर्थात उन नदियों को दूर से देखा था। वे बड़ी गंभीर प्रतीत होती थीं, शांत, अपने आप में खोई लगती थीं। वे नदियां बड़ी गंभीर प्रतीत होती हैं और ऐसे लगता है मानो शांत रूप से अपने आप में चुपचाप बहती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है और एक संभ्रांत महिला अर्थात बुद्धिमान गंभीर महिला के रूप में वह प्रतीत होती हैं, दिखती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अर्थात जिस प्रकार एक परिवार में माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद में हमें प्यार मिलता है और हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी गोद में सोए रहें, उसी प्रकार लेखक यहाँ चाहते हैं कि वे उन नदियों की धारा में एक बार डुबकी लगा ले। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यदि यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अर्थात जो धारा इन पहाड़ी अंचलों में, पर्वतीय अंचलों में इतनी पतली है, वह समतल मैदान में इतना विशाल रूप कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर यहाँ नदियों की स्वरूल की बात की गई है कि जब पर्वतीय अंचल में नदियां बहती हैं तो वो पूरे शोरगुल के साथ, उल्लास के साथ आगे की ओर बढ़ती है। परंतु जैसे ही मैदानी अंचल में आ जाते हैं, समतल भूमि पर आ जाते हैं, तो वह सारा शोरगुल गायब हो जाता है। वह शांत रूप से आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। तब कौतूहल अर्थात जिज्ञासा और विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना कि इन बेटियां अर्थात पर्वतीय अंचल की नदियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत चहलकदमी होती हैं, परंतु वही जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें गंभीरता आ जाती है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? पिता यहाँ हिमालय को कहा गया है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से हरी घाटियां, बंधुर अधिकत्याएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ इनकी बाल लीलाओं की बात की गई है, इनकी अर्थात उन नदियों की, कि अब कभी वह बर्फ से टकरा कर जाती है तो कभी कभी छोटे छोटे हरी हरी पौधों से टकरा कर जाती है। बंधुर अधिकत्याएं, बंधुर अर्थात मधुर अधिकत्याएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ये उनकी आवाजों का, जो नदियां में मधुर धुन होती, उस धुन को कहा गया है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सड़ो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये जंगलों के पेड़ों के नाम हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये सारे पेड़ हैं जो पहाड़ी अंचलों में उगते हैं। तो इनके जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बात करने का मौका मिल जाता होगा।
मौका क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो जब वो इन पेड़ों से टकराती है तो उनकी धारा थोड़ा धीरे पड़ जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, अर्थात कितना सिर धुनना पछताना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ी बड़ी उन हिमालय की चोटियों से जाके पूछिए तो उनके पास चुपचाप मौन खड़ा रहने के अलावा और कुछ भी नहीं रखा है। बच्चे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले दिन इसके अग्रिम भाग का पठन करेंगे। धन्यवाद।